की राजनीति जो उच्च सदन के लिए चल रही है, और इस उच्च सदन की राजनीति के लिए हाई लेवल का पूरा पॉलिटिक्स प्रेशर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की राजनीति के दो केंद्र बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही जयपुर मुख्यालय से दूर है। एक को बहुत ज्यादा दूर तो नहीं कहा जा सकता, आगरा रोड पर ही है, लेकिन दूसरा करीब 400 किलोमीटर दूर उदयपुर में है। लेकिन इस बीच कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है उसको सामने लेकर आती है। मसलन गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि पुराने केसेस जो सालों पहले चले थे, जिनको दर्ज किया गया था, अचानक से वो बोतल में बंद जिन्न बाहर आ गया है। उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर मदर राठौड़ जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि जो ताजा प्रकरण है इसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसमें चंद्रकांता मेघवाल की बात करें या फिर दूसरे और नेताओं की बात करें, उनके जो पुराने मुकदमे हैं उनको लेकर उनको थाने में हाजिर होने का जो नोटिस दिया गया है, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और ये कह रही है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है और ये ठीक परंपरा नहीं है। प्रभात जी, जो बात आपने संज्ञान अभी ली है उसमें देखिए जो चर्चा चल रही है, जिस तरह की कांग्रेस के जो शिविर चल रहा है उदयपुर में, उसमें भी जो बीटीपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी ये मांग उठाई है कि उनके आदिवासी आंदोलन के दौरान जो मामले दर्ज हुए थे वो उनकी बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये बहुत पुराने मसले हैं और आंदोलन पूर्व में हुआ था, अब चूंकि सरकार की स्थिति ये है कि सरकार राज्यसभा के चुनाव फेस करने जा रही है और उस संदर्भ में उन विधायकों ने उन मामलों का उल्लेख किया है कि उनमें न्याय उनके तुरंत किया जाए। लेकिन अब संभावना इस बात की नहीं है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप है। सरकार अपने स्तर पर उसमें पहले से ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब इस तरह की जो उन्होंने बात कही है उसमें सरकार अपनी तरफ से उनको स्पीड अप नहीं कर सकती है क्योंकि मामले न्यायालय में है। लेकिन उसको करने की बात सरकार ने कहा है कि उसको जो है उचित तरीके से जल्दी समाधान करने की बात किया जाएगा। तो सरकार उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकती है, उसमें कोई दखल नहीं दे सकती है। लेकिन उनकी बात सुनी और उनकी बात सुनने के बाद उनको आश्वासन दिया गया है कि उसमें नियत तरीके से जो वैधानिक प्रावधान है उसके तरीके से जल्दी हो सकेगा, उसका न्याय करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि इतने दिनों से मामला ठंडे बस्ते में चल रहा था और राज्यसभा चुनाव में जब बड़ा और इंतजाम किए गए हैं, उनको उस खेमे से बाहर निकाल कर लाना और उनको वहां पर थाने पर पहुंचाना, बीजेपी के विधायकों की बात अलग है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले दूसरे विधायक हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि एसीबी की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। प्रभात जी, ये बात सही नहीं है। ये स्वतः की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें चलती रहती है। अब चूंकि राजनीतिक वातावरण है और राज्यसभा के चुनाव में बाड़ेबंदी हो रही है, प्रतिष्ठित बात की जा रही है, तो चूंकि चुनाव का एक वातावरण प्रदेश में बना हुआ है, तो अब सारी बातें जितनी भी राजनीतिक कारणों के लिए हो रही है उसमें ये बात निश्चित तौर पर है कि हर जो विपक्षी दल है या दूसरे दल है तो इस बात को कहेंगे कि साहब राजनीति हो रही है, दबाव हो रहा है। लेकिन ये अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्रवाई चल रही है, इसमें सरकार का तरफ से कोई दखल नहीं है। ये एक स्वाभाविक हो सकती है कि समय ऐसा आया और उसमें ये इस तरह की जो कार्रवाई होनी थी वो स्वतः प्रक्रिया में सामने आ रही है। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक वातावरण गर्म है तो सारी बातों को, इन सारी चर्चाओं को, घटनाओं को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जी मदन जी, आपने सुना अभी डॉक्टर साहब, बीजेपी पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये परंपरा किसने शुरू की, बाड़ाबंदी को लेकर उनका ये कहना है कि ये परंपरा बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है और वो बार बार वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में जो राज्यसभा चुनाव में हुआ था जमींदारा पार्टी के साथ चुनाव का, उनको सिर्फ वोट देख रहे थे, इस वजह से उनको जमींदारा पार्टी में शामिल किया और उसके तुरंत बाद वापस चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद वापस वो बीजेपी का हिस्सा हो जाते हैं। तो इन प्रकरणों का जिक्र करके वो कहते हैं कि शुरुआत बीजेपी ने की, वरना बाड़ाबंदी की जरूरत कांग्रेस को कभी नहीं थी। देखिए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे बीटीपी वाले इस समय अपने मुकदमे विड्रॉ करवाने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उसको गंभीरता से सोच रहे हैं कि उनको विड्रॉ कर दिया जाए ताकि वो वोट हमारे साथ में जुड़ जाए। ये प्रलोभन नहीं तो और क्या है। ठीक इसी प्रकार से किसी माननीय विधायक के पिता के स्टैंडिंग वारंट है, वारंट कई लंबे समय से वो वारंट लगा हुआ है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो उनको कैसे वो उस वारंट को निरस्त किया जाए इस पर लगे हैं।
किसी के बेटे पर रेप के केसेज हैं तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको कैसे राहत दी जाए, यानी उसको कैसे लालच दिया जाए ताकि वो हमारे साथ में जुड़ करके रह जाए। किसी के खिलाफ में मारपीट का मुकदमा दर्ज है तो वो कह रहा है कि ये बलिंगा वगैरह जो कुछ भी कही है माननीय विधायक, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये किया, तो वो उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, तुष्टिकरण यानी राजी करने का काम केवल ये, और ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। अरे इन्होंने कईयों के कौनी के गुड़ लगा रखा था, उनको कुछ भी दिया नहीं, अब वो नाराज हैं तो उनको राजी करने के लिए कहीं एसीडी का बहाना बना रहे हैं। ये खुद चीफ विप जो महेश जोशी वो खुद जाकर के और दर्ज करवा रहे हैं, परिवार दर्ज करवा रहे हैं। ये इनके अंदर का भय है, डर है, इन्होंने कैसे भी करके गठजोड़ करके रखा हुआ है। जैसे ये बीएसपी के विधायक हैं, उनको भी और लॉलीपॉप देने का वादा किया था और उनको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। अब उनको आश्वासन दिया है कि हम आपको देंगे, अब इसके लिए वो डर दिखा रहे हैं, मुकदमों का डर दिखा रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। आपने सही कहा था, इस प्रकार की परंपरा नहीं होना चाहिए, स्वस्थ पॉलिटिक्स होना चाहिए। जहां तक बाड़ेबंदी की बात है, इनको बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्या थी? यदि इनका कैडर स्वच्छ होता, साफ होता, तो इनको भय खाने की जरूरत नहीं थी। इनके पास में वोट है, हमारे पास में देखिए हमने एक उम्मीदवार खड़ा किया, हमारे पास जितने वोट हमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, हमारे पास एक्स्ट्रा वोट हैं तो हम निर्दलीय को देंगे, नहीं तो किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे क्या? जब हम नहीं देंगे तो निर्दलीय आया है मैदान में तो निर्दलीय को वोट देंगे। अब निर्दलीय बेचारा अपने विधायकों से संपर्क ही नहीं कर पाए, जिनसे उसको वोट लेना है उनसे बात ही नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए, इसलिए ये बाड़ाबंदी कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। उसको मिलने देना चाहिए, अपनी बात रखने देना चाहिए, वो अपनी बात रख दे, उसके बाद किसको कहां वोट देना है वो दे, वो स्वतंत्र है। लेकिन मिलने देने में कहां आनाकानी कर रहे हैं? क्यों उसको बाड़ाबंदी में बंद किया जा रहा है कि वो निर्दलीय मिल भी नहीं सकता? वो किससे वोट मांगेगा, कैसे वोट मांगेगा? मुझे बताइए, आप समझा दीजिए, ये प्रदीप जी समझा दें इस बात को कि निर्दलीय संपर्क ही नहीं कर पाए, अपने मतदाताओं से वो बात ही नहीं रख पाए, अपनी कोई व्यथा भी नहीं बता पाए कि मैं क्यों मैदान में आया हूं। एक बात और मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, भाई जिस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसी सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए हरियाणा में अपना वोट खारिज करवाया था, अरे किस मुंह से उसको उम्मीदवार बना दिया इन्होंने यहां पर? उसी रणदीप सिंह सुरजेवाला को, जिसने अपना खुद का वोट दिखा दिया, गलत जगह दिखा दिया और खारिज करवाया, और उसको इन्होंने उम्मीदवार बना करके खड़ा कर दिया। इन बातों का जवाब प्रदीप जी देते, मैं बांध जाऊंगा इनकी बात को। चलिए राठौर साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि ये बताइए कि जब राजस्थान में आपके पास दूसरे कैंडिडेट का वोट नहीं था तो क्यों आपने उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया जिसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, जिसका विकास में कोई योगदान नहीं है, जिसके सरकार राजस्थान के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है? एक्स्ट्रा वोट है, हमारे पास है तो आप इसका सौदा, फिर हम इसको सौदा करने का अधिकार आपको नहीं है। आपने इनका सौदा किया है, आपने इन वोटों का सौदा किया है मदन जी, आपने इन वोटों का सौदा किया है, आपने खरीदे हैं। और इसी तरह से हनुमान का आपने सपोर्ट किया। कांग्रेस में जब कांग्रेस किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने आपका साथ छोड़ा और वही सौदा करके हनुमान बताइए सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बचे हुए सौदा किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या किया था? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में क्या किया था? वो क्या करके आप सपोर्ट? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने व्यापारीकरण किया है इन वोटों का, आप व्यापार कर रहे हैं इन वोटों का, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं अपना वोट खारिज और आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस को कैसे इन 3 सीटों का चुनाव जीतेगी, आसानी से जीतेगी। राठौर साहब, हम इस सवाल खारिज करके सुभाष चंद्र को कैसे जिताया? राठौर साहब, शांति से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आपको नहीं लगता है इस वक्त जो भी चल रहा है, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है या फिर एक जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं जब आम जनता की नजर से देखा जाता है। अभी फिलहाल इन्हीं दिनों में, अब ये प्रदीप जी ने तो ये कहा कि फिलहाल चूंकि राज्यसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए जो कुछ भी इस वक्त होगा उसको राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल हैं, वो जो आम जनता के मन में आ रहे हैं, वो गलत तो नहीं कहे जा सकते। और आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से टाइमिंग को लेकर कोई काम होता है, पुराने मुकदमों को इसी वक्त में उनके नोटिस जारी होते हैं, बुलाने के लिए तामील किया जाता है, तो ये हमारी न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जो स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, दोनों दलों के पास पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं है, ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। अब बीजेपी के पास भी 71 है,
और इन्होंने मान लिया कि हम तो 2 कैंडिडेट खड़े इसलिए कर नहीं पाए, निर्दलीय को समर्थन दे दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि हम एक खड़े कर सकते हैं, अपना खुद का उम्मीदवार तो बनाया नहीं, दूसरे को समर्थन दे दिया। क्यों दे दिया? 31 अगर 30 वोट किसी को देते हो, क्यों देते हो? बदनामी होती है आपकी। आपको किसी ने कहा कि निर्दलियों को आप समर्थन दो? आप जब औकार सिंह लखावत को आप खड़ा कर सकते थे तो इस बार आपने सुभाष चंद्रा को निर्दलीय सपोर्ट देने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि आपको ऐसा कौन सा? अरे सुनिए मदन जी, जरा सुन तो लीजिए। सरप्लस वोट थे तो निर्दलियों को 30 वोट दिए जाते हैं क्या बिना बात के? कोई नहीं देता। देखिए पर्दे के पीछे कुछ और है। अरे सुनिए मैं कह रहा हूं, और कांग्रेस के पास 108 है। उनके पास भी अधिकार नहीं कि वो 3 खड़े कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम दूसरों के सहारे थे, हम भी जीतेंगे। जो आपका निर्दलीय कह रहा है ये भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अधिकृत उम्मीदवार बना दिया 3 को, जबकि इनके पास 108 वोट है। प्रदीप जी अगर इससे ज्यादा वोट बताते तो मुझे बताते। कांग्रेस के 108 वोट है विधिवत रूप से, तो जो 6 बीएसपी के शामिल करने के बाद है, ये 102 ही है वैसे तो, बाकी 108 हो गए। आज 108 है इनके पास, लेकिन 30 नहीं जीत सकते। ये भी बाकी के बीटीपी को भी शामिल करो और उसको भी शामिल करो, निर्दलीयों को भी शामिल करो और उनकी जो मांग है उनकी पूर्ति करो। अगर आप किसी का सहारा लोगे, अगर तरीके से सहारा नहीं दोगे तो फिर आपको थोड़ी देगा वो। इसलिए ये बात हकीकत है, साधनों का सदुपयोग सरकार कर रही है। उनके पास साधन है इसलिए उसको उपयोग कर रही है। आपके पास साधन नहीं है इसलिए आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। आप केंद्र के माध्यम से कुछ करना चाह रहे हो, ईडी का, सीबीआई का, और जो भी करना होता है कर रहे हैं। अभी तक तो आपके बारे में भी कितने आए, 60 ही लोग आए ना, 11 लोग तो अभी भी आपके भी नहीं पहुंचे। उन्होंने बता दिया हम किन किन कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन निर्दलीय आपको चाहिए तो 41 ही, आप 60 लेके क्यों बैठे हो? और बाड़ेबंदी आपने 60 की क्यों की है? निर्दलीय के साथ भेजो ना उनको, वो विचार विमर्श करे, उनको अपनी पट्टी पढ़ाए। आप अपने लोगों को क्यों कह रहे हो कि हमको निर्दलीय के सारे जीना है? तो इसलिए दोनों की परिपाटी अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस प्रदेश में जो चीज देखिए, कांग्रेस तो शुरू से कमल मुरारका को लाई थी, पहले वो निर्दलीय लाई थी, वो तो फिर दोनों तरफ आरोप लगे थे ना, आपको पता है क्या क्या हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस ने पहली बार खड़ा नहीं किया है। कांग्रेस ने पहली बार अपने कैंडिडेटों के सहारे नहीं, दूसरों के सहारे पर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा करा इस बार। इसलिए पहले उम्मीदवार उन्होंने निर्दलीय खड़ा, जैसे आपने खड़ा किया, पहले ही कमल मुरारका को खड़ा कर चुके हैं और हरा चुके हैं उसको। अब आप भी हराओगे जिस तरह की स्थितियां बन रही है, क्योंकि आपको केवल 3 मिल रहे हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कल भरतपुर में कहा है कि मैं जा रहा हूं निर्दलीय के साथ, ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ, मैं निर्दलीय के साथ जा रहा हूं। आप कौन सा दावा कर रहे हो कि आपका चंद्रा जीत जाएगा? कैसे जीत जाएगा? आप कैसे दावा कर रहे हो? क्योंकि आपका तो उम्मीदवार ही नहीं है। आपने तो 30 दे दिए, बाकी के कहां से लाके दोगे उनको? आप कैसे उनको कह रहे हो कि हाँ वो तो जीतेगा ही? नहीं। आप देखिए तोमर साहब आए थे, 7 घंटे रुके और चले गए वापस। अभी आएंगे एक दिन फिर वापस से, लेकिन कहां से लाओगे वोट लाने की जगह तो है नहीं। क्योंकि आपके जो पुराने लोग थे, सुरेश टाक बात नहीं कर पाए आप, ओम प्रकाश हुड्डा नहीं पटा पाए आप, बहुत सारे लोग हैं नहीं पटा पाए आप उनको। उनकी स्ट्रेटेजी जिस प्रकार से आप सोच रहे थे कि बीएसपी से जो कांग्रेस में गए वो भी आ जाएंगे, बीटीपी वाले तो आपके सहारा देने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे तो मुकदमे सरकार खत्म करेगी, हम तो जा रहे हैं वापस वहां पर। तो ये वो भी 2 चले गए आपके। तो स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री जी अपनी सीआर को ठीक करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सचिन पायलट विरोध नहीं कर रहे मुख्यमंत्री का, सचिन पायलट सहयोग कर रहे हैं इस बार। वो कह रहे हैं कि हाईकमान ने जिनको भेजा हम जिताने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है, इसलिए वो एक हो गए हैं। 2 होने के बाद भी एक है। आपके यहाँ तो निर्दलीय के कारण कहीं फूट नहीं पड़ जाए। घनश्याम तिवारी जी को तो पक्का मान के चल ही रहे हो ना, उनको उनमें से तो कोई नहीं जाएगा उधर। तो ये बहुत सारी चीजें आपके अंदर भी है। आप क्या सबक सिखा रहे हो? आप बैठ करके कह रहे हो कि भाई 2023 के चुनाव की मिशन की तैयारी करो। है तो आपके राज्यसभा का चुनाव 10 तारीख को, मिशन तैयारी करो आगे की। इस भविष्य को तो पहले तय कर लो कि आपका हारे का कैंडिडेट। इसलिए आप बदनामी से बचने के लिए क्या क्या बातें कर रहे हो? ये चीजें ठीक नहीं है। राजनीति में जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य आके खड़ा हो गया है वो दोनों पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मैं मान के चलता हूँ जब आपके पास उम्मीदवार के लिए जिताने के लायक वोट ही नहीं है, क्योंकि आप इनके पर आरोप लगा रहे हो, आप उसके पर आज फिर उन्होंने कह दिया, इनके सरकारी मुख्य सचिव तक चले गए। किसके पास चले गए? चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास गए। उनको कहा है कि भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने एलिफेंट ट्रेडिंग कर ली पूरी की पूरी, तो इनको कोई दिखा नहीं। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त होगी इसलिए क्योंकि आपके पास 30 है।
अगर 41 होते तो फिर हॉर्स राइडिंग नहीं होती। इसलिए हॉर्स राइडिंग का आरोप आपको नाम लेके नहीं लगाया जा रहा, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप एसीडी में मामला दर्ज कराया तो क्या कराया कि होगी यहाँ संभावना है, कौन करेगा ये नहीं कह रहे हैं। इसलिए कौन करेगा, इसलिए करेगा उसके पीछे लगेगी एसीडी, जांच भी कर सकती है, पूछताछ भी कर सकती है कि उनको अंदेशा है, एक आध को किसी को उठा भी सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि साधनों का सदुपयोग कैसे किया जाता है। अशोक गहलोत पहली बार नहीं कर रहे, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के चुनाव बहुत लड़ाए हैं, एक बार नहीं लड़ाए। जब तो इनके पास कुछ था ही नहीं तो आप लेके जा ही रहे थे, 10 आपके जिताए थे ना, इन्होंने तो 21 ही थे ना इनके पास। उस वक्त तो इन्होंने कहा भी नहीं कि हम खड़ा करने की स्थिति में, जब आपके जीत के जा रहे थे। अब इनके पास थोड़ी स्थिति कमजोर है तो इसलिए पूरे नहीं जिता पा रहे हैं, कम जिता पा रहे हैं। और ये आरोप तो लग रहा है कि भाई भारी को लाके खड़ा कर दिया, आपने भारी को राजस्थानी बताया, उन्होंने फतेहपुर का रहने वाला हूं। तो स्थितियां बिल्कुल राजस्थान में अलग तरह की है। परिप्रेक्ष्य में कोई भी कुछ भी कहे कि हमारा दामन साफ है, लेकिन किसी का दामन साफ नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर्दे के पीछे से प्रलोभन दोनों ही दे रहे हैं, ये बात तो तैयार है। आप क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहे हैं, अलग बात है, कागजों पे कुछ है नहीं, इसलिए पकड़ने में आना मुश्किल होता है सारी बातें। तो इसलिए राजस्थान का माहौल खराब ना हो और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो कुछ चीजें आ गई है सामने वो कैसे ठीक हो, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय राजनीति में जो कुछ आप मूल रूप से जो लोग आपके होंगे वो आपके साथी नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी ना खड़ी राजनीति में। इसलिए ये माहौल कैसे परिवर्तन, इस पर विचार करना चाहिए। प्रदीप, की बात सही है कि उदाहरण पेश किए जाने चाहिए। स्वच्छ राजनीति के शुचिता को लेकर बात तो की जाती है, लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अपने कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे आप 2 सीटों को लेकर बिल्कुल पुष्ट आप मान रहे हैं, लेकिन तीसरे विधायक को लेकर तीसरे उम्मीदवार को लेकर जो आपकी कोशिशें हैं और उसमें जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, चाहे बीटीपी की तरफ से बात करें या फिर बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की बात करें, नाजायज जायज मांगे होंगी तो उनको मांगने में कोई गुरेज भी नहीं होगा, वो अब तक तो पूरी भी कर दी गई होंगी। अब तक अगर कोई मांग पूरी नहीं की गई है तो जाहिर तौर पर या तो कोई नाजायज मांग होगी, और अगर अब दबाव में आकर उन नाजायज मांगों को पूरा किया जाता है, मसलन केस वापस लेने को लेकर बात की जाती है या फिर दूसरा तरह का कोई प्रेशर बनाया जाता है, आपको नहीं लगता कि अगर इन बातों को अब मान लिया जाता है जो नाजायज मांगे हैं तो ये भी गलत है, मैसेज तो गलत ही जाएगा? प्रदीप जी, प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद जवाब है भी नहीं। हाँ, प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार वापस उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए, राठौड़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब कुछ बात कह रहे थे और उन्होंने जो मुरारका जी का जो जिक्र किया था और उस वक्त जो सबसे ज्यादा उंगली उठी थी वो उठी भी बीजेपी पर ही थी, क्योंकि दल बदलने को लेकर अगले 2-3 दिन में बीजेपी से जमींदारा पार्टी में गए, जमींदारा पार्टी से फिर बीजेपी में आ गए, तो जो उंगली उठी थी बीजेपी पर सबसे ज्यादा उठी थी। और आप भी कुछ जो कहना चाह रहे थे, मैं उसका भी, आप क्या कहना चाह रहे थे उसको ऐड करते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दें आप, राठौड़ साहब। देखिए, श्याम सुंदर जी ने जो बात कही वो मुरारका जी की बात करी। मैं एक बात आपसे बताऊं, श्याम जी विराट जानकार हैं कि 1971 में इंदिरा जी ने अपने राष्ट्रपति के अधिकृत प्रत्याशी निजलिंगप्पा को हराकर आत्मा की आवाज पर डीवी गिरी को खड़ा करके जितवाया था। तो बगावत तो वहीं से शुरू हो गई, कांग्रेस के आंतरिक बगावत तो वहीं से शुरू हो गई थी, बाड़ाबंदी वहीं से शुरू हुई। इसलिए मैं एक बात आपसे बताऊं, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद ने अपना वोट खारिज कराया था, ये श्याम जी अच्छी तरह से जानते हैं। हरियाणा में इसी सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए अपना वोट खारिज कराया और कांग्रेस ने उसी को प्रत्याशी बना करके फिर राजस्थान में भेज दिया। अब मैं एक बात आपसे बताऊं, जब हमारे पास में हमारे एक्स्ट्रा सरप्लस वोट है तो हमको कहीं देना तो है ना, सरप्लस वोट है तो हम देंगे, इसलिए हमको खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है। खरीद फरोख्त कांग्रेस को है कि जिसके पास बसपा का उधार का सिंदूर लेकर के 108 हुए और फिर भी वो तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर रही है। अब आपको एक बात पता है श्याम सुंदर जी कि एमएलए को अपना वोट दिखाना पड़ता है, वोट देने के बाद में अपने एजेंट को, तो बसपा वाले किसको दिखाएंगे? क्या वो कांग्रेस वाले को दिखाएंगे? तो खारिज होगा उसका वोट। यदि बसपा वाले को वो दिखाएंगे नहीं, अब वो क्योंकि वो आप कहोगे वो मिक्स हो गए, अब मिक्स होने की प्रक्रिया होती है, 2/3 तोड़ना पड़ता है में एक 100% चलेगी। 100% बात श्याम सुंदर जी आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक एक करके हुआ, 100% एक साथ नहीं हुआ, आपको पता है, आप पुराने आदमी हो, आप जानते हो, और ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सीपी जोशी ने पेंडिंग है ये, लेकिन उसमें कोई निर्देश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के
कि उसको उसके ऊपर कोई आरोप है, आप वोट नहीं दे सकते। इससे पहले आएगा फैसला आएगा। अरे आपको छुट्टियां पता है छुट्टियां ये अरे अहमद छुट्टियां पटेल कैसे जीते थे गुजरात में? श्याम जी, अहमद पटेल कैसे जीते थे? क्योंकि एक आसोपा ने अपना वोट दिखा दिया, तो उसके कारण से उसका वोट खारिज हुआ। इस कारण से अहमद पटेल जीत करके आए थे गुजरात से। यही स्थिति यहां भी बनने वाली है। बसपा वाला यदि कांग्रेस के एजेंट को अपना वोट दिखाता है तो आप देखिए क्या परिणाम होता है। ये भविष्य के घर में मैं दूसरी तीसरी बात बताऊं, चंद्रकांत इससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो क्या चुका मतलब है, है? इससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो चुका है, ये प्रक्रिया हुई, यही प्रक्रिया हुई जब आपने आपत्ति नहीं उठाई, अब उठा रहे हो आपत्ति। इससे पहले दे चुके हैं ये वोट। नहीं, मैं एक बात आप नहीं, वहां चुनाव में एक आप समझिए कि जिस प्रकार से चंद्रकांता को नोटिस दिया माननीय विधायक को 5 साल पुराने केस में, ये प्रेस टैक्टिक्स नहीं तो और क्या है? परेशान करने के ये क्या हथकंडे अपना रहे, गलत तरीके से कांग्रेस कर रही है। फिर वो इस प्रकार से एसीडी को और ये ऐसे भेज करके, क्या इनके अंदर का भय है? इनको लगता है कि मेरे विधायक बिगड़े नाराज हैं, खुश नहीं है। इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को भी क्या कह दिया, नकारा निकम्मा, यहां तक तो कह दिया। और क्या सुनना चाहते हैं वो, ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसे कितने स्तर नीचे गिरा चुके हैं ये राजनीति का। और फिर वो सोचते हैं कि हमको वोट मिलेंगे। वो भंवरलाल जी शर्मा बीमार है, कोई किसी फिर आप पे घनश्याम क्या तिवारी है? की बात भी कह दो, फिर घनश्याम तिवारी की बात भी कह दो, जो विधानसभा में क्या कहा था। मल्लिका की बात करूं, मालवीय की बात करूं, भंवरलाल शर्मा की, बलजीत सिंह, मदन जी घनश्याम तिवारी की बात, और मदन बिजुड़ी की बात करूं, मदन जी घनश्याम घनश्याम तिवारी की बात करूं, ये सब तिवारी की आपको बात पता है। भी करो, घनश्याम तिवारी की बात भी करो, विधानसभा में क्या क्या कहा था वसुंधरा जी के लिए। फिर आप मैं आपको बताऊं, गिले शिकवे दूर हो गए। हमारा बछड़ा, अरे जिस बंगले में हमारा गए बछड़ा वो उठा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप सुनिए। वो घूम फिर के आ गए ठिकाने। हमारा बछड़ा कहीं दूध पी के आ गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ठिकाने पे ही बंदा है वो, वापिस कहीं जाने वाला नहीं है। इनके बछड़े आ गए थे, इनके बछड़े दूसरी जगह जा रहे, तो आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए वाली बात नहीं है, संस्कारित है, मूल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, तो वो हमारे साथ है, कहीं जाने वाला नहीं है। ये तो वो देखने गया था कि वहां क्या है, तो लगा कि वहां कुछ भी नहीं है, वो धक्का देके भगा दिया। दे रहा है सब। प्रदीप जी वापस लौट, वापस में सिर्फ ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो देख के आ गए कि उनके अंदर क्या है। सेंधमारी तो होती है ना, पता करना जाना ही पड़ता है दूसरे के घर में क्या हो रहा है। राजनीति की कूटनीति। और साहब समय कम बचा है, प्रदीप जी से एक सवाल ले लेता हूं। मैं इनसे सवाल कर रहा था लेकिन तकनीकी खामी की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाया था। प्रदीप जी, जो निर्दलीय विधायकों या फिर मैं बीटीपी की बात करूं या जो कांग्रेस को सपोर्ट देने वाले विधायक हैं, वो जो राजनीतिक दल हैं, अब जब जिस तरह की राजनीति की जो प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी तरफ से चल रही है, अगर जायज मांगे होती तो मुख्यमंत्री पहले ही पूरी कर चुके होते, लेकिन अब जब मौका उनको मिला है, आपको नहीं लगता कि ये मांगे जायज नहीं नाजायज हैं? अगर केस खत्म करने की बात की जाती है या फिर अपने बातों को मनवाने की बात इस वक्त की जाती है तो जाहिर तौर पर ये नाजायज है। और अब अगर प्रेशर में आकर सीएम इन बातों को मान लेते हैं और जो वो बात कह रहे हैं उन सभी को उसी तरह से स्वीकार भी कर लेते हैं, तो ये भी गलत परंपरा होगी। नाजायज बातों को इस तरह से प्रेशर में आकर नहीं मानना चाहिए। सरकार को तो अपना जो भी जो हक मिला हुआ है संवैधानिक स्तर पर, उसको उन्हीं हकों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं अधिकारों के साथ, उन्हीं शक्तियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभात जी, आपको ये बात समझनी होगी कि राजनीतिक प्रक्रिया में जो सरकार को सभी समर्थन देने वाले जो विधायक हैं, उनकी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं होती और सरकार उनके प्रति जिम्मेदार भी होती है, क्योंकि उनके सहयोग से सरकार बनती। जितने भी निर्दलीय सदस्य इस समय विधानसभा में हैं, वे सभी उन्हीं के सहयोग से सरकार बनी हुई है। तो सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि उनकी राजनीतिक जो प्राथमिकता है उनका ध्यान रखे। अब सवाल यह है कि चूंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके की बात हो रही है, उसमें राजनीतिक प्राथमिकता तो पहले भी तय थी, लेकिन अब उन राजनीतिक प्राथमिकताओं की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब उन्होंने जो प्राथमिकताएं उनको दे रखी थी, सरकार उन पर काम कर रही थी, लेकिन अब चुनाव के चलते उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बदलते हुए अपनी बात मुख्यमंत्री सरकार को बात की है। तो मुख्यमंत्री जी उनकी प्राथमिकताएं जो समय के अनुसार और उनकी मांग के अनुसार हो सकती हैं, उनकी बात वो कर रहे हैं उनसे, ये उनका अधिकार भी है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्रों के। तो उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को संवारना, देखना, करना ये सरकार का दायित्व है।
तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी उनकी प्राथमिकताओं पर बातचीत कर रहे हैं और उनके जो मूल अधिकार है उनको देने की बात कह रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर अगर कोई बात करे तो जा सकती है केस वापस मानना ये ठीक है। नहीं आप, मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये राजनीति में अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं की बात की हो रही है, विकास की बात हो रही है, उनकी प्राथमिकताओं की बात हो रही है। उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको ध्यान है, उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को देखता हूं कि अगर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरा समर्थन नहीं है तो मैं मेरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेरी सरकार का गठन, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने भी तो एक राजनीतिक उदाहरण पेश किया था। जी आपको भी समझना होगा कि उन्होंने, किसी ने सरकार से समर्थन वापस लेने की बात किसी ने भी नहीं की है, वो सरकार के साथ हैं, लेकिन अपनी बात कह रहे हैं, अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात सुने, उन प्राथमिकताओं को देखे और जो हो सकता है उसको हल करें। स्वीकार करो, नहीं कोई गलती नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है मदन जी, अपनी बात का कहने का अधिकार राजनीतिक प्रतिनिधि को है, और वो मुख्यमंत्री सही कहेगा तो जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, और जो भी समयानुकूल जो उसकी हल होंगे वो कर दिए जाएंगे। तो सवाल मुख्यमंत्री से बात करे, अपने राजनीति में दबाव बनाने के अपने मुख्यमंत्री जी से बात करने आ रही है, क्योंकि वो उनके खिलाफ भी हो रहा है। तो आप भी तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ही बात करनी होगी, राजनीतिक प्राथमिकताओं को हल करने का सवाल और जो हल का जो प्रश्न है वो मुख्यमंत्री ही करेंगे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे निर्दलीय हों, चाहे कांग्रेस के हों। इसलिए राजनीतिक प्राथमिकता की बात विधायक कर रहे हैं और उनका ये अधिकार भी है कि वो अपनी बात अपने क्षेत्र के हितों के लिए करें। प्रदीप जी समय पूरा हो चुका, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये विधायकों को परेशान करे, अपने विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाए, ये ठीक है, अपने विधायकों को लॉलीपॉप, विधायकों हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगा दिया उसने, आप पार्टी ने, कि 40 करोड़ ले लिए हैं। माफी चाहूंगा आपसे श्याम जी, माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है, राजनीति दबाव कर रहा है, मौका है, मौके का कोई दम नहीं है, लेकिन ये दबाव कब कितना काम आएगा 10 तारीख को ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन वोट पड़ेंगे। 10 तारीख से पहले तक हो सकता है कि कुछ आना जाना हो, कुछ नई बातें निकलकर सामने आए, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है और किसने किसकी बात को कितना माना है, ये सब कुछ 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स जो सामने आ रही है, ये जरूर एक बार सोचने का विषय हो सकती है। दोनों राजनीतिक दलों को इस प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर कैसे निकला जाए, इसके लेकर भी एक मंथन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।